आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न। साथियों, आज 11 अक्टूबर। मेरे अधिकांश दर्शक ये सोचते होंगे कि मैं हर दिन तारीख का उल्लेख क्यों करता हूँ, क्योंकि हर तारीख अपने आप में एक महत्वपूर्ण होती है और ख़ास तौर से ये अक्टूबर का महीना तो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज 11 अक्टूबर है। हमारी नई पीढ़ी में अधिकांश लोगों को शायद न मालूम हो कि आज 11 अक्टूबर उस महामानव लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में अधिकांश लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि 1974-75 में उन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ काफ़ी बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, जिसके दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सिर्फ इतना परिचय नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण शुरू से ही एक क्रांतिकारी थे। यद्यपि वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो ये थी कि बिना शस्त्र के देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। आज़ादी मिलने के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण चाहते तो जिस पद को चाहते प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर उस पद पर वो आसीन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम नेता थे, और जिन्होंने ये महसूस किया कि सरकार तो कांग्रेस के संरक्षण में बन गई है, लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए भी एक सशक्त संगठन होना चाहिए। और इस सोच के तहत उन्होंने सत्ता को ठुकरा करके विपक्ष का रास्ता चुना। बहुत सारी उनकी महानता की कहानियां हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आज हमारा जन जी जिसको कहा जाता है वो नवयुवक उससे वंचित। जैसा मैंने कहा कि अक्टूबर का महीना हर दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी 9 अक्टूबर को इसी उत्तर प्रदेश में दलित चिंतक, दलित सुधारक और दलित क्रांति के प्रतीक मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि भी मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली का भी आयोजन किया था। उसके ठीक दूसरे दिन धरतीपुत्र के नाम से विख्यात समाजवादी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनन्य उपासक मुलायम सिंह यादव की भी पुण्यतिथि। इस कनेक्शन के बारे में आज मैं वीडियो में आप पूछ सकते हैं कि काशीराम और मुलायम सिंह का उल्लेख आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समानता है। इसका एक व्यापक संबंध भी है, जिसके बारे में मैं आगे विश्लेषण करने वाला हूं। तब तक इसी बीच में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि अब तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दें। साथियों, 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो के आह्वान पर बसपा ने
लखनऊ में एक महारैली का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए अपार भीड़ जुटी थी। रैली में जुटी अपार भीड़ को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस असहज हो गई। तमाम तरह के बयान सोशल मीडिया में तैरने लगे और उसका आधार बना उस रैली में बहन मायावती जी द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश। बिना पूरे भाषण को सुने या बिना पूरे भाषण को उद्धृत किए हुए, आजकल जैसा कि आपको मालूम है हर दलों के पास अपने आईटी सेल हैं और उनका एक ही काम होता है कि वो विपक्षी पार्टियों के दुष्प्रचार के लिए किसी नेता के भाषण के एक अंश को काट करके उसका प्रचार करने लगते हैं। सपा जिस अंश से प्रभावित हुई और जिसका वो प्रचार कर रही है वो ये था कि मायावती ने वर्तमान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त कर दिया और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी के समर्थक बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा कैंडिडेट उतारे जाने को लेकर और उसकी दलित विरोधी सोच को के संबंध में मायावती द्वारा दिए गए भाषण के अंश को उठाकर कांग्रेसी भी बसपा को बी टीम सिद्ध करने में लग गए। मैं देख रहा हूँ 9 तारीख से और अभी तक पूरा सोशल मीडिया इसी बात पर अटा पड़ा है कि किस तरीके से बसपा को भाजपा की बी टीम सिद्ध किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसका विरोध या उसका खंडन बहुजन समाज पार्टी द्वारा नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मायावती जी की इस रैली, इस कथन को एक्स पर ट्वीट करके सपा सुप्रीमो अखिलेश ने भाजपा को बी टीम सिद्ध करने का प्रयास किया कि जब दलित अत्याचार लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उस रैली के 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही रायबरेली में एक दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या कर दी गई हो और सीजेआई पर जूता फेंकने जैसी घटना हो चुकी हो, ऐसी स्थिति में मायावती भाजपा का आभार व्यक्त कर रही हैं। इसका मतलब है कि बसपा भाजपा की बी टीम। लेकिन बड़ी चतुराई से सपा वालों ने इस पूरे भाषण को सामने नहीं आने दिया। जैसा कि मेरे पास भाषण के वो अंश उपलब्ध हैं, उसके अनुसार मायावती ने केवल जो उनकी सरकार द्वारा बनाए गए लखनऊ में स्मारक हैं और जिन पर पब्लिक के देखने के लिए टिकट भी लगाए जाते हैं, उन टिकटों की धनराशि से उन स्मारकों की मरम्मत कराए जाने को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के वर्तमान में सबसे बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कभी बसपा के बहुत खास हुआ करते थे और ऐतिहासिक रूप से मायावती ने जिनको 18 मंत्रालयों का मंत्री बनाया हुआ था, उनके द्वारा भी मायावती की रैली को लेकर ये टिप्पणी की गई कि ये केवल बहुजन समाज पार्टी की रैली नहीं थी, बल्कि ये भाजपा और बसपा की संयुक्त रैली थी, जिसमें भाजपा द्वारा बसपा की रैली को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इन सब का जवाब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बड़े सौम्य तरीके से दिया गया है। उन्होंने प्रश्न उठाया
सबसे पहले समाजवादी पार्टी पर कि जिस सपा सुप्रीमो अखिलेश की सगे भाई की बहू, छोटी बहू की बहू भाजपा के सरकार में, भाजपा में सम्मिलित होते हुए और महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी हुई है। अभी हाल ही में संपन्न हुए करहल उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई हैं और सांसद भी हैं, उनके सगे बहनोई भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने इन दोनों प्रकरणों का उल्लेख करते हुए ये कहा कि जिनके परिवार के आधे लोग भाजपा में हैं और आधे सपा में, वो बसपा को भाजपा की बी टीम बता रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि बसपा का जनाधार काफ़ी बड़ा है, जिसको उन्होंने 9 तारीख को दिखा भी दिया। इस संबंध में सटीक टिप्पणी आई है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कभी बसपा के नेता रहे सुखदेव राजभर जी की। उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती से ज़्यादा जनाधार वाला नेता तो कोई दूसरा नहीं है। बसपा की रैली की गूंज तो उत्तर प्रदेश में सुनाई ही पड़ रही है और इसका संदेश बिहार में होने जा रहे विधानसभा के चुनावों पर भी पड़ रहा है। अब देखना ये सामयिक होगा कि इस रैली की सफलता के बाद बसपा आगे क्या रणनीति बनाती है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच में उत्तर प्रदेश के 27 का चुनाव आमने सामने का माना जा रहा था, उससे में अब परिवर्तन आ गया है और ये बिल्कुल महसूस होने लगा है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव द्विकोणीय न होकर के त्रिकोणीय हो जाएगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।